हेलो एवरीवन, मैं राधिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे केस स्टडीज पे कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। इसको आप देखिए कैसे करते हैं, कैसे सवाल को कैसे पढ़ते हैं, उसके ऑप्शंस को कैसे पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, साथ ही आपको बताते चलूँ कि हमारा फ्री इनिशिएटिव चल रहा है और पीजीएटी का, और पेड बैचेस भी चल रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी फ्री मटेरियल चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को देखिए और अच्छे से समझते जाइएगा, सॉल्व करने की कोशिश भी करते रहिएगा साथ में। देखिए, पहला है ए, अ पुलिस ऑफिसर यूजेस एक्सेसिव फोर्स while arresting B. ठीक है, who was resisting arrest but posed no immediate threat. B suffers severe injuries. ठीक है, हिंदी में देखिए, एक पुलिस अधिकारी ब को गिरफ्तार करते समय अत्यधिक बल का प्रयोग करता है, जो गिरफ्तारी का विरोध कर रहा था, लेकिन कोई तत्काल खतरा नहीं था। ब को गंभीर चोट आती है। ठीक है, सवाल समझ में आया? यहाँ पे क्या कर रहा है, ए एक पुलिस ऑफिसर है, वो क्या करता है, एक्सेसिव फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स लगा के बी को क्या करता है, अरेस्ट करता है। ठीक है, इमीडिएट थ्रेट नहीं था, मतलब कोई इतना खतरा नहीं था कि उसको इस तरह से क्या किया जाए, अरेस्ट किया जाए। ठीक है, और जिसके वजह से बी को क्या होती है, कुछ सीवियर इंजरीज आ जाती है, उसे चोट लग जाती है, गंभीर चोट आ जाती है। ठीक है, तो अब ये जो एक्ट हो रहा है पुलिस के बीच में और जो पर्सन के बीच में, ये एक्ट क्या दर्शाता है? ठीक है, वो लाइबल है नहीं है, यहाँ पे वो बताना है। क्या है, किस चीज के लिए, अगर लाइबल है तो किस चीज के लिए है। पहला देखिए, A's action are justified as B was resisting arrest, मतलब अ की कार्यवाही उचित है क्योंकि ब गिरफ्तारी का विरोध कर रहा था। ठीक है, या फिर A is liable for assault and battery। ठीक है, अ हमले और मारपीट के लिए उत्तरदायी है। या फिर पुलिस ऑफिसर हैव एब्सोल्यूट इम्यूनिटी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, पुलिस अधिकारियों को कर्तव्य की प्रति के पूर्व प्रतिरक्षा होती है। या फिर बी शुड नॉट हैव रेजिस्टेड अरेस्ट, ब को गिरफ्तारी का विरोध नहीं करना चाहिए था। ठीक है, समझ में आया चारों ऑप्शन? यहाँ पे क्या है, किस चीज के लिए कौन लायबल है? जो ए है पुलिस ऑफिसर, वो लायबल है किस चीज के लिए, असॉल्ट और बैटरी के लिए। ठीक है, हमले और मारपीट के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, एक्सेसिव फोर्स यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जाता है, जो पुलिस है वो परमिटेड होते हैं, किस चीज के लिए परमिटेड होते हैं, टू यूज रीजनेबल फोर्स। ये जो आपका ऑप्शन था यहाँ, फोर्सफुली जो था, फोर्स जो एक्सेसिव फोर्स यूज कर रहा था, पुलिस को एक्सेसिव फोर्स यूज नहीं करना चाहिए। कैसा यूज करना चाहिए, कौन सा फोर्स, इसको याद कर लीजिएगा, ये रीजनेबल फोर्स यूज करना चाहिए। ठीक है, और तब तक जब तक किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट करना है तो उसको कैसे फोर्स यूज करनी चाहिए, कैसी रीजनेबल फोर्स यूज करनी चाहिए। ठीक है, एक्सेसिव फोर्स नहीं, तब तक नहीं जब तक कोई बहुत थ्रेट ना हो, कोई बहुत जल्दबाजी ना हो किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। और इसके अलावा हमेशा पुलिस को कौन सा फोर्स यूज करना चाहिए, रीजनेबल फोर्स ही यूज करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ये सवाल? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्या पूछा है, एक्स। ठीक है, एक्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी, एक्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, डेवलप्स अ यूनिक एल्गोरिथम एंड ऑब्टेन्स अ पेटेंट फॉर इट। ठीक है, वाई अ कंपिटिटर रिवर्स इंजीनियर एक्स सॉफ्टवेयर्स and uses a similar algorithm in his own product। ठीक है, एक्स एक सॉफ्टवेयर कंपनी, एक्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक अद्वितीय एल्गोरिथम विकसित करता है और उसके उसके लिए पेटेंट प्राप्त करता है। ठीक है, वाई एक प्रतियोगी एक्स के सॉफ्टवेयर को रिवर्स इंजीनियर करता है और अपने उत्पाद में एक समान एल्गोरिथम का उपयोग करता है। ठीक है, यहाँ दो पर्सन है, एक्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये एक
पर्टिकुलर कोई एक एल्गोरिथम क्या करती है, डेवलप करती है, कुछ अलग से एल्गोरिथम डेवलप करती है, ठीक है, और उसके लिए उसको पेटेंट भी मिलता है, ठीक है। अब क्या करता है, जो वाई है वो एक कॉम्पिटिटर है, वो क्या करता है, रिवर्स इंजीनियरिंग में उस अपने एल्गोरिथम को एक प्रोडक्ट बनाता है और सेम एल्गोरिथम को क्या करता है, अपने प्रोडक्ट में यूज कर लेता है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो भी चीजें हो रही हैं उसके लिए लायबल कौन है, ठीक है, और अगर है तो क्यों है। देखिए ऑप्शन देखिए, वाई हैज इन्फ्रिंग्ड एक्स पेटेंट, वाई ने एक्स के पेटेंट का उल्लंघन किया है, या फिर एक्स कैन नॉट क्लेम पेटेंट इन्फ्राइंगमेंट एज एल्गोरिदम आर नॉट पेटेंटेबल, एक्स पेटेंट उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि एल्गोरिथम पेटेंट योग्य नहीं है, या फिर वाई इज अलाउड टू रिवर्स इंजीनियर फॉर कॉम्पिटेटिव पर्पज, वाई को प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों के लिए रिवर्स इंजीनियर करने की अनुमति है, ठीक है, या फिर वाई शुड हैव सॉट अ लाइसेंस फ्रॉम एक्स, वाई को एक्स से लाइसेंस लेना चाहिए था, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे कौन से है, होपफुली आपको सवाल अच्छे से क्लियरली समझ में आया हो और ऑप्शन भी आपको समझ में आ रहा हो। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हमारा ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, वाई हैज इन्फ्राइंग्ड क्या है, एक्स पेटेंट, ठीक है, वाई ने एक्स के पेटेंट का उल्लंघन किया है। ये पेटेंट किसका था, ये पेटेंट किसका था, एक्स का था, राइट। अब इस पेटेंट को कौन यूज कर रहा है, वाई, तो वाई अगर यूज कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, वो पेटेंट को इन्फ्राइंग कर रहा है, ठीक है, उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। अब अगर किसी पर्सन को, किसी ओनर को पेटेंट मिलता है तो वो उसकी राइट है कि उसको वो यूज करे, सेल करे, या फिर उसको कुछ भी करे, ठीक है, वो यूज करता है, सेल करता है, किसी भी तरीके से वो उसकी राइट है, ना कि किसी दूसरे पर्सन की। तो उस पेटेंट के लिए कौन, ओनर, जो ओनर ही, ओनर को वो पेटेंट मिला था तो वो ओनर ही उस पेटेंट को किसी भी तरीके से यूज कर सकता है, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए अ शॉप ओनर, ए कौन है, एक शॉप ओनर है, लीव्स अ वेट मोप इन अ poorly lit aisle of his shop, b a customer slips on the wet floor and breaks his leg, there was no warning sign, ठीक है, हिंदी में देखिए, एक दुकानदार का मालिक, ठीक है, एक दुकानदार का मालिक है, ठीक है, दुकान का मालिक है, अपने दुकान के एक खराब रोशनी वाले गलियारे में एक गीला पोछा छोड़ देता है, ठीक है, वह एक ग्राहक गीले फर्श पर फिसल जाता है और उसका पैर टूट जाता है, वहां क्या थी, कोई भी चेतावनी नहीं दी गई थी, कोई भी संकेत नहीं था, ठीक है, समझ में आया। एक शॉप ओनर है, दुकान का मालिक है, वो क्या करता है, अपने गलियारे में एक वेट मोप रखता है, गीला पोछा रखता है, ठीक है, और जैसे ही कस्टमर उस वहां जाता है, पैर जैसे ही वहां रखता है वो फिसल के गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है, और वहां पे कोई भी ऐसा वार्निंग साइन नहीं दिया गया था पहले से ही कि यहाँ कोई गीला पोछा है, आप संभल के चलिए, ऐसा कुछ कोई भी वार्निंग साइन वहां नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला है वो दुकानदार जो था ए, वो किसी चीज के वो लायबल है या उसकी गलती है नहीं है, यहाँ पे वो पूछ रहा है, ठीक है, क्या है, बी शुड हैव, क्या बोला है, देखिए, बी शुड हैव मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ हिज सराउंडिंग्स, मतलब ब को अपने आसपास के बारे में अधिक चौकन्ना रहना चाहिए था, या फिर एक्सीडेंट्स हैपन एंड द शॉप ओनर इज नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल, दुर्घटनाएं होती है और दुकान का मालिक हमेशा जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है, या फिर ए इज लाइबल फॉर नेग्लिजेंस, लापरवाही के लिए उत्तरदायी है, या फिर बी कैन ओनली क्लेम फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, ब केवल चिकित्सा खर्चों का दावा कर सकता है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे ए जो था वो ओनर था और बी जो था कस्टमर जिसका पैर टूटा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि बोल रहा है ऑप्शंस में कि बी को अवेयर होना चाहिए था, ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, आसपास की चीजों के लिए चौकन्ना होना चाहिए था, या फिर एक्सीडेंट है तो इसमें दुकानदार की गलती नहीं है, या फिर जो दुकानदार है उसकी गलती है, वो लायबल है किस चीज के लिए, नेग्लिजेंस के लिए,
लापरवाही के लिए, या फिर बी सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए क्लेम कर सकता है उस दुकानदार से। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी है, ए इज लायबल फॉर नेग्लिजेंस। ए क्या है, लापरवाही के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, समझ में आया, उसकी वो लापरवाही थी, उसे वो साइन बोर्ड वहां लगाना चाहिए था अगर वो गीला पोछा वहां रख रहा है तो। ठीक है, कोई भी कस्टमर गिर सकता है और उसे चोट आ सकती है। अब देखिए नेक्स्ट, X, a landlord fails to make necessary repairs to the roof of a rented apartment despite repeated requests from the tenant. Y, as a result, during a heavy rain, the roof leaks, damaging Y's furniture. ठीक है, क्या है, X एक मकान मालिक किराए के अपार्टमेंट की छत की आवश्यक मरम्मत करने में विफल रहता है, किराएदार वाई से बार बार अनुरोध करने के बावजूद। ठीक है, अब क्या है, नतीजतन भारी बारिश के दौरान छत टपकती है जिससे वाई के फर्नीचर को नुकसान हो जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सवाल भी आपको समझ में आ रहा होगा। एक्स एक लैंडलॉर्ड है, वो क्या करता है, अपना अपार्टमेंट रेंट पे दिया रहता है। अब उसकी जो छत है वो क्या है, उसकी छत की मरम्मत की आवश्यकता थी, उसके छत को। अब बार बार जो किराएदार है, टेनेंट है वाई, वो बार बार कहने के बावजूद भी वो उसको ठीक नहीं कराता है। ठीक है, तो सडन एक दिन खूब तेज बारिश होती है और उस बारिश होने की वजह से वो जो छत है वहां से पानी क्या होता है, टपकने लगता है। ठीक है, हैवी रेन की वजह से लीक होता है और लीक होने की वजह से जो वाई का जो फर्नीचर है वो डैमेज हो जाता है, उसको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है देखिए, ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत डिफिकल्ट इस तरह नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोरोली पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहला देखिए, एक्स इज लायबल फॉर ब्रीच ऑफ हिज इम्प्लाइड ड्यूटी टू मेंटेन द प्रीमाइसेस। एक्स परिसर को बनाए रखने के लिए अपने निहित कर्तव्य का उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है। या फिर वाई शुड हैव मूव आउट इफ द लैंडलॉर्ड वाज नॉट रिपेयरिंग। वाई मकान मालिक मरम्मत नहीं कर रहा था तो वाई को बाहर चले जाना चाहिए था। या फिर एक्स इज नॉट लायबल एज नेचुरल क्लैमिटीज आर बियॉन्ड हिज कंट्रोल। एक्स उत्तरदायी नहीं है क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं उसके नियंत्रण से बाहर है। ठीक है, वाई कैन ओनली डिडक्ट द रिपेयर कॉस्ट फ्रॉम द रेंट। वाई केवल किराए से मरम्मत की लागत काट सकता है। ठीक है, सवाल समझ में आया। ऑप्शन क्या है, पहला एक्स लायबल है, या फिर वाई जो है उसे लैंडलॉर्ड अगर बात नहीं मान रहा था तो उसे वहां से क्या होना चाहिए था, चले जाना चाहिए था। या फिर एक्स नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से जो बारिश हुई है वो नेचुरली है, वो उसके हाथ में नहीं था, इसी वजह से वो उसके लिए लायबल नहीं है। या फिर वाई जो है वो क्या कर सकता है, जो कॉस्ट है उसको काट के रेंट में देगा। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्या है, एक्स इज लायबल, एक्स लायबल है क्योंकि वो उसको वो क्या किया, उसकी वो ड्यूटी है कि वो जो प्रीमाइस जो रेंट पे दे रहा है, जो अपना घर रेंट पे दे रहा है, उसकी मरम्मत प्रॉपर उसको तरीके से उसको किसी भी पर्सन को वो रेंट पे दे। ठीक है, अगर रूफ खराब है तो उसको प्रॉपरली उसको सही करा के वो दे, वो उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, उसकी वो ड्यूटी है। तो ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एक्स परिसर को बनाए रखने के लिए अपने निहित कर्तव्यों का उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, वो उत्तरदायी है। नेक्स्ट देखिए, क्या है, ए अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिशेस अ टेंडर। ठीक है, ए एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिश कर अ टेंडर फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, बी सबमिट्स अ बिड, ठीक है, विच इज द लोएस्ट बट द डिपार्टमेंट रिजेक्ट्स इट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रीजन। ठीक है, एक सरकारी विभाग एक निर्माण परियोजना के लिए एक निविदा प्रकाशित करता है। ठीक है, वह एक बोली प्रस्तुत करता है जो सबसे कम है, लेकिन विभाग बिना कोई कारण बताए इसे अस्वीकार कर देता है। ठीक है, सवाल आपको समझ में आया है।
एक्स एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और यहाँ क्या हो रहा है, बी एक बिड देता है जिसका क्या है, बहुत लोएस्ट है, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट उसको रिजेक्ट कर देता है, बोली लगाने के बावजूद भी रिजेक्ट कर देता है और बिना किसी रीजन प्रोवाइड किए बिना किसी रीजन बताए, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस क्या है, द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज एब्सोल्यूट राइट टू रिजेक्ट एनी बिड, ठीक है, सरकारी विभाग को किसी भी बोली को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है। या फिर बी कैन स्यू द डिपार्टमेंट फॉर आर्बिट्रेरी रिजेक्शन ऑफ द बिड, बोली के मनमाने ढंग से अस्वीकृति के लिए विभाग पर मुकदमा कर सकता है। या फिर द डिपार्टमेंट इज ओनली बाउंड टू एक्सेप्ट द लोएस्ट बिड इफ स्टेटेड इन द टेंडर, विभाग केवल सबसे कम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य है यदि निविदा में ऐसा कहा गया है, ठीक है। या फिर बी शुड हैव sought क्लैरिफिकेशन बिफोर सबमिटिंग द बिड, ब को बोली जमा करने से पहले स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था। समझ में आया? तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, चारों ऑप्शन आपको समझ में आए, सवाल आपको समझ में आए, तो करेक्ट ऑप्शन समझ लीजिए बी है। बी कैन स्यू द डिपार्टमेंट फॉर, किस चीज के लिए सू कर सकता है डिपार्टमेंट को, आर्बिट्रेरी रिजेक्शन ऑफ द बिड, ठीक है, मनमाने ढंग से अस्वीकृति देने के लिए वो उस पर मुकदमा कर सकता है, ठीक है। वहां उसको पहले से ही कोई रीजन मेंशन करना चाहिए था, बिना किसी रीजन के उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, इसीलिए वो उस पर क्या कर सकता है, मुकदमा कर सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, वेट, हाँ नेक्स्ट देखिए, X a minor receives a gift of valuable antique from his uncle ठीक है, X without understanding its true value sell it to Y, ठीक है, for a very low price। X एक नाबालिग, ठीक है, अपनी चाचा के से एक मूल्यवान प्राचीन वस्तु का उपहार प्राप्त करता है। X उसके वास्तविक मूल्य को समझे बिना उसे Y को क्या करता है, बहुत कम कीमत पर बेच देता है। समझ में आया सवाल क्या है, X एक माइनर है, अपने चाचा से उसे कोई गिफ्ट मिलता है, अब वो बहुत महंगी गिफ्ट थी लेकिन उसे उसकी प्राइस नहीं पता थी, ठीक है, उस वास्तविक उसका मूल्य कितना है उस प्राचीन वस्तु का उसे वो पता नहीं था और वो बिना जाने ही किसको, वाई को वो कम कीमत पे बेच देता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो चीजें हो रही हैं उसके लिए यहाँ पूछा है। पहला देखिए, जो सेल तो हो रहा है, राइट, एक बेच रहा है एक खरीद रहा है, तो ये सेल हुआ, राइट, तो ये क्या है, सेल है। तो द सेल इज वैलिड एज एक्स ओन द एंटिक, बिक्री वैध है क्योंकि एक्स के पास प्राचीन वस्तु का स्वामित्व था। या फिर वाई कैन कीप द एंटिक एज ही पेड फॉर इट, वाई प्राचीन वस्तु को रख सकता है क्योंकि उसने उसके लिए भुगतान किया था। या फिर द अंकल कैन रिकवर द एंटिक एज एक्स वॉज अ माइनर, ठीक है, चाचा प्राचीन वस्तु को पुनः प्राप्त कर सकता है क्योंकि एक्स एक नाबालिग था। या फिर द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एक्स और हिज गार्जियन ड्यू टू माइनॉरिटी, नाबालिग होने के कारण बिक्री एक्स या उसके अभिभावक के विकल्प पर शून्य करनीय है, ठीक है, समझ में आया? इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एक्स और हिज गार्जियन ड्यू टू माइनॉरिटी, ठीक है, नाबालिग होने के कारण बिक्री क्या है, बिक्री विकल्प क्या है, शून्य करनीय है, ठीक है। किसी भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वो क्या होता है, वॉइडेबल होता है, ठीक है, वॉइड एब इनिशियो तो है नहीं, राइट, तो अगर वॉइड एब इनिशियो नहीं है तो क्या होगा, सीधे सीधे ये वॉइडेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए अ ड्राइवर, ठीक है, ए एक ड्राइवर पार्क्स हिज कार इलीगली ऑन द busy road causing a traffic jam. B, another driver frustrated by the jam attempts to bypass, फिर A's car and doing so collides with another vehicle, क्या है, एक ड्राइवर अपनी कार को एक
व्यस्त सड़क पर अवैध रूप से पार्क करता है जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। ब, एक और ड्राइवर जाम से परेशान होकर अ की कार को बाईपास करने का प्रयास करता है और ऐसा करने में दूसरे वाहन से टकरा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ये सवाल। ए ड्राइवर है, ये इलीगली क्या करता है, एक बिजी रोड पे गाड़ी को पार्क कर देता है। ठीक है, अब इसके वजह से क्या होता है, जो दूसरी जो बी है वो अनदर ड्राइवर वो क्या करता है, अब उसको वहां से हटाने को सोचता है, तो वो दूसरे किसी गाड़ी से टकरा जाता है। ठीक है, कोलाइड हो जाता है। तो जो पहला जो पर्सन था, जो बी था या ए था, वो लाइबल है किस चीज के लिए, कौन लाइबल है। ठीक है, या दो व्यक्ति है, एक जैम करने वाला और दूसरा कौन है, गाड़ी को कोलाइड करने वाला, ठीक, टक्कर करने वाला। तो ए इज सोनली लाइबल फॉर द कोलाइजन और एंड एज हिज इलीगल पार्किंग कॉज्ड द जैम, और टक्कर के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है क्योंकि उसके अवैध पार्किंग से जाम लगा था। या फिर नो वन इज लाइबल एट इट वॉज एन अनफोर्सेबल कंसिक्वेंसेस, कोई भी उत्तरदायी नहीं है क्योंकि यह एक अप्रत्याशित परिणाम है। या फिर बोथ ए एंड बी आर लाइबल विथ लाइबिलिटी अपॉर्चुनेट बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव नेग्लिजेंस। ठीक है, और वो दोनों उत्तरदायी है जिसमें दायित्व उनकी संबंधी लापरवाही के आधार पर विभाजित किया गया है। या फिर बी इज सोली लाइबल फॉर द कॉल्यूजन एज ही एक्टेड नेग्लिजेंटली, बट टक्कर के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है क्योंकि उसने लापरवाही से काम किया है। चारों समझ में आया ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। कौन है, बी है। ए और बी दोनों लायबल है क्योंकि दोनों उत्तरदायी हैं किस चीज के लिए, नेग्लिजेंस के लिए। ठीक है, अपने अपने लापरवाही की वजह से। पहली बात, ए को वहां पे गाड़ी अपनी पार्क नहीं करनी चाहिए थी बिजी रोड पे, और दूसरी बात जो बी है, अगर वैसा कंडीशन बन गया है तो उसको अपने जगह पे थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था ताकि किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, क्या है, वाई ऑफर्स अ रिवॉर्ड ऑफ रुपीज कितना, 1000, ठीक है, 1000 टू एनीवन हु फाइंड्स हिज लॉस्ट डॉग। एक्स finds the dog and returns it to y unaware of the reward offer। ठीक है, y अपने खोए हुए कुत्ते को खोजने वाले किसी भी व्यक्ति को 10,000 का इनाम देने की पेशकश करता है। एक्स कुत्ते को ढूंढता है और वाई को लौटा देता है इनाम का प्रस्ताव से अनजान। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वाई का कुत्ता खो जाता है। अब क्या वाई क्या ऑफर रखता है कि कोई भी अगर उसका कुत्ते को ढूंढ के लाएगा तो वो उसको 10,000 का इनाम देगा। ठीक है, अब वाई इस बारे में अनजान था, इनाम के बारे में अनजान था, और वो क्या करता है, उसके डॉग को ढूंढ के ले आता है और उस पर दे देता है। ठीक है, तो हाँ देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्स इज इंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड। ठीक है, एक्स इज इंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड एज ही फाउंड द डॉग। एक्स इनाम का हकदार है क्योंकि उसने कुत्ता ढूंढ लिया। या फिर वाई मस्ट पे द रिवॉर्ड एज ही बेनिफिटेड द एक्स एक्ट। वाई को इनाम का भुगतान करना होगा क्योंकि उसने एक्स के कार्य से लाभ हुआ है। या फिर दिस इज अ मोरल ऑब्लिगेशन एंड नॉट अ लीगल वन। ठीक है, यह एक नैतिक दायित्व है, कानूनी नहीं। या फिर एक्स इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड एज ही वाज अनअवेयर ऑफ द ऑफर। एक्स इनाम का हकदार नहीं है क्योंकि वह प्रस्ताव से अनजान था। तो करेक्ट ऑप्शन समझ में आया, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी है। एक्स क्या है, इंटाइटल्ड नहीं है उस रिवॉर्ड के लिए क्योंकि उसे उसके बारे में, उस रिवॉर्ड के बारे में उसे पता ही नहीं था। ठीक है, क्लियर, तो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए अ हॉस्पिटल। ठीक है, ए क्या है, एक हॉस्पिटल है, uses a new experimental drug on B, a patient, B एक patient, without obtaining B's informed consent, B suffers adverse reaction from the drug। ठीक है, हिंदी में देखिए, अ एक अस्पताल, ब एक मरीज पर, ठीक है, ब की सूचित सहमति प्राप्त किए बिना एक नई प्रायोगिक दवा का उपयोग करता है। ठीक है, ब को दवा से प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं होती हैं।
ठीक है, सवाल समझ में आया? क्या बोल रहा है, एक हॉस्पिटल है ए और कुछ उसका एक पेशेंट है बी, ठीक है। अब क्या करता है, कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए, कुछ दवाइयों का एक्सपेरिमेंट के लिए बी के ऊपर वो दवाइयों का एक्सपेरिमेंट वो करता है बिना उसके कंसेंट के, बी से वो कंसेंट नहीं लेता है, ठीक है। और उस पर वो क्या करता है, अपने पेशेंट पे उस दवा को एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है। अब जब वो एक्सपेरिमेंट होता है तो क्या होता है, वो एडवर्स रिएक्शन, मतलब वो दवा उसको रिएक्ट कर देती है, ठीक है, असर नहीं करती है, उसे रिएक्ट कर देती है, रिएक्शन करती है उसके लिए। तो क्या वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, या वो पूछा है, ठीक है, या जो चीजें हुई हैं वो सही है नहीं है। पहला देखिए, ए इज नॉट लाइबल, ठीक है, ए क्या बोला यहाँ पे, लाइबल नहीं है। इफ द ड्रग वॉज मेडिकली बेनिफिशियल, ठीक है, यदि दवा चिकित्साई रूप से लाभकारी है थी तो क्या है, उत्तरदायी नहीं है। या फिर ए इज लाइबल फॉर बैटरी एंड मेडिकल माल प्रैक्टिस, ठीक है, मारपीट और चिकित्सा कदाचार के लिए उत्तरदायी है। या फिर बी शुड हैव asked for more informative about the drug, information about the drug, ब को दवा के बारे में अधिक जानकारी मांगनी चाहिए थी। या फिर एक्सपेरिमेंटल ड्रग आर जनरली यूज्ड एट द पेशेंट्स ओन रिस्क, मतलब प्रायोगिक दवाएं आमतौर पर मरीज के अपने जोखिम पर उपयोग की जाती हैं, ठीक है। सवाल आपको समझ में आया? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। यहाँ पे क्या है, ए इज लायबल फॉर बैटरी एंड मेडिकल माल प्रैक्टिस, ठीक है, कौन है, मारपीट और चिकित्सा कदाचार के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, उसे वो नहीं करना चाहिए था जो उसने किया है, ठीक है, बिना किसी के कंसेंट के ये नहीं करते। इसको माल प्रैक्टिस क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर कोई ऐसी दवा भी यूज की जा रही है जो उसके लिए उसके पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो, तो भी ये क्या है, माल प्रैक्टिस है, बिना किसी के कंसेंट के ये दवा यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। और खासकर यहाँ पे ये क्या हो रहा था, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, राइट, ठीक है।